Chapters 2257 Saltwater Liver, 2258 Battle Against Fang Clan, 2259 Like a Tiger Fan Gong, 2261 Guchu Chapter Start चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ, ईल के नीचे गहरे काले घेरे। यूजी बस लड़खड़ाते हुए जैसे किसी धुन में स्टार कलेक्शन सिटी के अंदर आई। 10 दिन से ज्यादा बिना आराम किए कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसने 2 और गू इमॉर्टल्स की मदद से ब्लैक येलो अर्थ पूल को सेट करने का काम पूरा कर लिया था। अरे यह फेरी यूजी नहीं है? सुना है आप ब्लैक येलो अर्थ पूल सेट करने की इंचार्ज थीं? एक गू इमॉर्टल ने यूजी को सलाम किया। यूजी ने जल्दी से खुद को संभाला और जवाब दिया, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, इस मिशन में कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी काफी ज्यादा हैं। मैं इस वक्त एक दूसरे काम में फंसा हुआ था, वरना मैं भी ये मिशन जरूर ले लेता। एक और गू इमॉर्टल ने यूजी से कहा। यूजी मुस्कुराई और उस गू इमॉर्टल की तरफ सर हिला दिया। उसके बाद दोनों इमॉर्टल्स जल्दी से अलग हो गए। सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के गू इमॉर्टल्स का यही स्टाइल था, वो हमेशा जल्दी में रहते थे, एक सेकंड का पूरा इस्तेमाल करते हुए। तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, फौरन लिवर लाइफ हॉल जाओ। लियन के शिन यूजी से टकराई और चिंता के साथ बोली, तुम भी यही हो? अपने कबीले के एक गू इमॉर्टल को देखकर यूजी को काफी सुकून मिला। लियन के शिन ने सर हिलाया, मैं अभी अभी लिवर लाइफ हॉल से बाहर आई हूं। सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में ब्लैक येलो अर्थ पूल भी जुड़ गया है, यहां सच में बहुत सारे सुपर रिसोर्स पॉइंट्स हैं। यूजी ने हामी भरते हुए कहा, जहां तक मुझे पता है यहां रोलिंग फॉल क्लिफ, ट्रिपल सेक्रेड माउंटेन, डिवाइन नीडल वैली, फ्रॉस्ट ड्रैगन पॉन्ड, पिन ट्री स्नोफील्ड, वाटर स्पाइडर सी और हेवनली क्रिस्टल स्टोरेज पूल हैं। और अब ये ब्लैक येलो अर्थ पूल भी, यकीनन इसके अलावा और भी होंगे। लियन के शिन और यूजी सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में आने से पहले मर्मैन इंपीरियल कोर्ट की लीडर्स थीं और उन्हें सुपर रिसोर्स पॉइंट्स की कीमत अच्छी तरह से पता थी। आमतौर पर रिसोर्स पॉइंट्स को कई ग्रेड्स में बांटा जाता था। टाइनी रिसोर्स पॉइंट्स, स्मॉल साइज्ड रिसोर्स पॉइंट्स और मिड साइज्ड रिसोर्स पॉइंट्स रैंक 1 से रैंक 5 तक के कल्टिवेशन रिसोर्सेज पैदा करते थे। लार्ज रिसोर्स पॉइंट्स से आमतौर पर रैंक 6 के रिसोर्सेज मिलते थे और कभी कभी रैंक 7 के भी। जायंट रिसोर्स पॉइंट्स से लगातार रैंक 7 के रिसोर्सेज मिलते थे। सुपर रिसोर्स पॉइंट्स रैंक 8 लेवल के द और पिनिकल रिसोर्स पॉइंट्स तो जन्नत और जमीन के वो अनोखे डोमेन्स थे। एक सुपर रिसोर्स पॉइंट के लिए सुपर फोर्सेस के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ सकती थी और इसमें जाने भी जा सकती थीं। 5 रीजन्स की सुपर फोर्सेस के पास सुपर रिसोर्स पॉइंट्स थे। जो ज्यादा अमीर थी उनके पास 10 से ज्यादा, जबकि गरीब वालों के पास कम से कम 3 या 4 तो होते हाई थे। हेवनली कोर्ट और लॉन्जेविटी हेवन को नेचुरली इन सुपर फोर्सेस में नहीं गिना जाता था। सही मायनों में हेवनली कोर्ट और लॉन्जेविटी हेवन को अल्टीमेट फोर्सेस माना जाना चाहिए। ए फ्लैट फैंग युआन की फोर्स को भी एक अल्टीमेट फोर्स माना जा सकता था। सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में 10 से ज्यादा सुपर रिसोर्स पॉइंट्स थे, बस मर्मेड इमॉर्टल्स यहां ज्यादा टाइम से नहीं थीं, इसलिए उनका सामना दूसरे रिसोर्सेज से नहीं हुआ था। सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर की बुनियाद फिर से बढ़ गई है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि अजीब व गरीब हालात अब और भी ज्यादा होने लगे हैं। लियन के शिन खुश तो थी लेकिन चिंतित भी। रिसोर्स पॉइंट्स में डाउ मार्क्स की भारी मात्रा होती थी। जब उन्हें सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में शिफ्ट किया जाता तो इमॉर्टल एपर्चर के डाउ मार्क्स नेचुरली बढ़ जाते। ए फ्लैट तक मर्मेड इमॉर्टल्स को इन अजीब हालात की वजह समझ आ चुकी थी। लियन के शिन चिंतित थी और यूजी भी। उसने धीमी आवाज में कहा, मास्टर ने कई गू इमॉर्टल्स को बाहर भेजा है, सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में फिर से लोगों की कमी हो गई है। पिछले कुछ वक्त से मिशन बोर्ड पर लगातार मिशंस बढ़ते जा रहे हैं। गू इमॉर्टल्स की मिशन पूरा करने की स्पीड नए मिशंस के आने की स्पीड से मैच नहीं कर पा रही। हाय, कितना अच्छा होता अगर मास्टर और गू इमॉर्टल्स को यहां ला पाते। लियन के शिन ने सर हिलाकर कहा, मैं भी चाहती हूं कि और साथी यहां आए, लेकिन जल्दबाजी में 5 रीजन्स के गू इमॉर्टल्स को यहां लाना ठीक नहीं है। एक तरफ हमें अंदर के भेड़ियों और जासूसों के शक को दूर करना होगा, दूसरी तरफ यहां नस्लों में बराबरी है। अगर वो खुद को बड़ा समझने वाले ह्यूमन गू इमॉर्टल्स अंदर आ गए तो वो यहां का हार्मनी बिगाड़ सकते हैं। हो सकता है मास्टर को भी ऐसी ही चिंताएं हों। दोनों बातें करते हुए लिवर लाइफ हॉल की तरफ चल पड़े। यूजी ने लिवर लाइफ हॉल को देखा और अचानक समझ गई, मैंने सुना है लिवर लाइफ हॉल पहले सिर्फ एक लिवर लाइफ फॉर्मेशन था। मास्टर ने कड़ी मेहनत करके इससे एक इमॉर्टल गू हाउस में बदल दिया। ये सच में एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला था। इमॉर्टल फॉर्मेशन अपने आसपास की चीजों से गहराई से जुदा होता है,
लेकिन इमॉर्टल गू हाउस एक इंडिपेंडेंट चीज है। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में अजीब और गरीब हालात अक्सर होते रहते थे और अलग अलग जगहों के इमॉर्टल फॉर्मेशंस को नुकसान पहुंचता था, लेकिन इमॉर्टल गू हाउसेस पर कोई असर नहीं होता था। यूजी ने एक आ भरी, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। तुम्हें नहीं लगता कि मास्टर का एपर्चर को डेवलप करने का आइडिया कुछ ज्यादा हाई रेडिकल है? अभी का सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर एक पतली सी डोर पर चल रहा है, हमें इस नाजुक से बैलेंस को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। फिर भी हम धीरे धीरे नाकामी के अंधेरे में फिसलते जा रहे हैं। लियन के शिन ने अपनी छोटी कीन, शायद यही नेचर मास्टर के इस लेजेंडरी राइज के पीछे की एक वजह है। अभी का सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर सच में एक भुक्कड़ की तरह है, जो पहले से ही इतना भर चुका है कि उस हजाम नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी खाए जा रहा है। हर जगह डाउ वेन्स बनाकर हम सिर्फ सिम्टम्स का इलाज कर रहे हैं, असली जात का नहीं। अगर हमने बुनियादी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो ये अजीब हालात होते ही रहेंगे। यूजी ने हल्का सा सर हिलाया। इस दौरान मैंने लॉर्ड वू शुआई और लॉर्ड मैंग क्यूजन को देखा है। दोनों हाईबी मिसाल खूबसूरत हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसी कमाल की हस्तियां असली प्रॉब्लम से अनजान होंगी। हम तो बस छोटे मोटे लोग हैं, हम मास्टर की सोच का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? हाँ, ये असली प्रॉब्लम हमारी चिंता का विषय नहीं है। लियन के शिन ने यूजी के बाजू पर थपथपाया। चलो यूजी, लिवर लाइफ हॉल सामने ही है। मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं आऊंगी, मुझे अभी एक मिशन पूरा करना है। यूजी भी लियन के शिन से अलग हो गई। उसने अपनी अजीब हालत के बारे में लियन के शिन को नहीं बताया था। यूजी जानी पहचानी राह से लिवर लाइफ हॉल में दाखिल हुई। यूजी इस रहस्यमयी इमॉर्टल गू हाउस में कई बार आ चुकी थी, इसलिए वो इससे अनजान नहीं थी। उसने सोचा था कि इस बार भी सब आसानी से हो जाएगा, लेकिन वो कैसे उम्मीद कर सकती थी कि एक हादसा हो जाएगा। बूम! लिवर लाइफ हॉल कांप उठा और आसपास के गू इमॉर्टल्स अलर्ट हो गए। ये देखकर तो लगता है किसी का लिवर फिर से फट गया। ही, उनके लिए ये बहुत बुरा एहसास होगा। जो भी हो, वो मुझसे तो ज्यादा किस्मत वाला है। हीलिंग हॉल अभी कुछ वक्त पहले ही बना है। जब तक यूजी को होश आया, उसने पाया कि वो अब लिवर लाइफ हॉल में नहीं है। वो एक बड़ी सी पोर्सिलेन प्लेट पर लेटी हुई थी और उसके चारों तरफ चमकदार सफेद रोशनी फैली हुई थी। जब बड़ी मुश्किल से उसकी विल ने इस रोशनी को बर्दाश्त किया, तो उसने देखा कि हवा में एक विल तैर रही है और उस देख रही है। यह विल एक शक्ल ले चुकी थी, यह फैंग युआन के बॉडी जैसी दिख रही थी। यूजी ने उठकर सलाम करने की कोशिश की, लेकिन फैंग युआन की विल ने उस रोक दिया। लापरवाही में हिलना मत, तुम्हारा लिवर फट गया है, तुम्हारे जख्म हल्के नहीं हैं। और कुछ डाउ मार्क्स अभी भी तुम्हारे जिस्म में छिपे हैं। हालांकि उन्हें ड्रीम पाथ के तरीकों से वक्ती तौर पर दबा दिया गया है, लेकिन उनके फिर से उभरने के साइनस दिख रहे हैं। यूजी फौरन घबरा गई। वो फैंग युआन की विल के सामने फफूंद लगे बालों के साथ नहीं दिखना चाहती थी। नेचुरली, उसकी अभी की हालत बेहद तरस खाने लायक थी। उसका लिवर फटने के बाद उसका पेट खुल गया था, उसकी आधे से ज्यादा पसलियां उड़ गई थीं और उसके सारे अंदरूनी ऑर्गन जख्मी थे। यूजी ने फैंग युआन की विल की तरफ देखा और फौरन बोली, प्लीज मुझे बचा लीजिए मास्टर, मेरे पास काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं। फैंग युआन की विल ने सर हिलाया। तुम्हारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स काफी हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए इलाज के कई प्लान्स हैं। पहला है एक टाइम पाथ किलर मूव का इस्तेमाल करके तुम्हें तुम्हारी पहली वाली हालत में वापस लाना। दूसरा है एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट का लिवर तुम में ट्रांसप्लांट करना और एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ मेथड का इस्तेमाल करके इस लिवर को तुम्हारे जिस्म के साथ मर्ज कर देना। तीसरा है एक रिफाइनमेंट पाथ मेथड का इस्तेमाल करना। हम पहले तुम्हारे अजीब डाउ मार्क्स से छुटकारा पाएंगे और फिर एक बिल्कुल नया लिवर रिफाइन करेंगे। और आखिर में चौथा ऑप्शन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। ये एक इमॉर्टल किलर मूव है जिसका नाम है सॉल्ट वाटर लिवर। जब तुम इसकी कल्टीवेशन कर लोगी तो तुम एक नया लिवर बना सकती हो। इस लिवर में ना सिर्फ वाटर पाथ डाउ मार्क्स होंगे, बल्कि फूड पाथ डाउ मार्क्स भी होंगे। इस लिवर का इस्तेमाल करके तुम फूड पाथ की डुअल कल्टीवेशन कर सकती हो। एक आम गू इमॉर्टल के लिवर के मुकाबले सॉल्ट वाटर लिवर लाइफ हॉल का सपोर्ट बहुत ज्यादा देर तक झेल सकता है और कई बार इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा, अगर तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ और कोई रास्ता ना बचे और खाने की कमी हो, तो तुम भूख मिटाने के लिए इस लिवर को खा सकती हो। पांचवां तरीका है। फैंग युआन की विल ने 10 से ज्यादा ट्रीटमेंट प्लान्स बताना जारी रखा। यूजी ने ध्यान से सुनने के बाद उनकी कीमत पूछी। उसने पाया कि सबसे स्टेबल और सेफ तरीका पहला टाइम पाथ प्लान था। लेकिन क्योंकि वो वाटर पाथ कल्टिवेट करती थी,
टाइम पाथ किलर मूव का असर उतना साफ नहीं होगा। साफ असर के लिए उस ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए पहले प्लान का परफॉर्मेंस कॉस्ट रेशियो ज्यादा नहीं था। सबसे इफेक्टिव इलाज दूसरा प्लान था। अगर यूजी कीमत दे सकती तो वो एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट का लिवर अपने जिस्म में ट्रांसप्लांट करवा सकती थी। सबसे कम कीमत रिफाइनमेंट पाथ प्लान की थी, यानी तीसरा प्लान। सबसे हाई परफॉर्मेंस कॉस्ट रेशियो वाला प्लान चौथा प्लान था। सॉल्ट वाटर लिवर। यूजी ने कुछ देर सोचा और फिर सर हिलाया, मैं यही चुनती हूं। जब यूजी का इलाज चल रहा था, टैब वेस्टर्न डेजर्ट की तरफ नजर डालते हैं। सीओ येहू ने वान हाउ ग्वांग को घूरते हुए कहा, मडी बीच ऐब नहीं रहा, परफ्यूम फ्लाइंग आइलैंड भी गया। उन्हें फैंग क्लैन ने खुलेआम हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल को बेच दिया। हमारा कॉन्ट्रैक्ट बदलना पड़ेगा। वान हाउ ग्वांग के चेहरे पर तकलीफ साफ दिख रही थी। सीओ येहू, तुम कॉन्ट्रैक्ट पर बात करने के लिए यहां 5 बार आ चुके हो। क्या इसे मर्जी से बदलना ठीक है? हमें मेरी पिछली सलाह पर अमल करना चाहिए। हमें जल्दी से फैंग क्लैन पर हमला करके उन्हें भगा देना चाहिए। उसके बाद असली हालत के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बदलना ज्यादा आसान नहीं होगा। सीओ येहू ने सर हिलाया, एक गहरी सांस लेते हुए, वान हाउ ग्वांग, ये बहुत रिस्की है। तुम्हारे क्लैन के लगभग सारे रिसोर्स पॉइंट्स फैंग क्लैन ने बेच दिए हैं। अगर हम फैंग क्लैन पर हमला करने में कामयाब हो भी गए तो क्या तुम काफी मुआवजा दे पाओगे? तुमने वेस्टर्न डेजर्ट की सारी सुपर फोर्सेस से कांटेक्ट किया है। जिस कीमत पर तुमने इन लोगों को अलायंस में शामिल होने के लिए बुलाया है, उस देखते हुए क्या तुम अब भी सबसे पहले मेरे सीओ क्लैन को संतुष्ट कर पाओगे? वान हाउ ग्वांग को शादीद सर दर्द महसूस हो रहा था। वो सीओ येहू को शांत करने ही वाला था कि अचानक आसमान और जमीन कांप उठे और बादलों के गरजने जैसे धमाके होने लगे। उनके जमा होने की जगह पर हमला हो गया था। ये फैंग क्लैन है। इतनी हिम्मत! हमने तो अनपढ़ हमला करने की सोची भी नहीं थी, और वो खुद मरने के लिए आ गए। लेडो। एंटी फैंग अलायंस की सेना ने फौरन जवाबी हमला किया। वान क्लैन के गू इमोर्टल्स बेहद गुस्से में थे। यही वो बेशरम कमीने जिन्होंने उनके रिसोर्स पॉइंट्स बेच डाले थे। उन्हें लगभग हर रोज कॉन्ट्रैक्ट्स में बदलाव करना पड़ता था, इससे उनका सर दर्द से फट जाता था। फैंग क्लैन ने इस बार 3 इमोर्टल गू हाउसेज मोबाइल्स किए थे। फैंग क्लैन के इमोर्टल्स भी हद से ज्यादा गुस्से में थे। तुम लोगों ने हमारे फैंग क्लैन को वो सारे रिसोर्स पॉइंट्स बेचने पर मजबूर किया। बम बम बम। दोनों तरफ इतने गुस्से में थे कि लड़ाई शुरू होते ही एक बड़ा शोर सुनाई देने लगा, छत्तानें टूटने लगीं और मलबा उड़ने लगा। बादलों की गरज जैसे धमाके कुछ देर तक गूंजते रहे क्योंकि किलर मूव्स एक दूसरे से टकरा रहे थे। उनके आगे की लड़ाई भी जानलेवा थी। फैंग क्लैन का हमला बहुत हाई अचानक था, जो एंटी फैंग अलायंस की उम्मीदों से परे था। जिस बात का एंटी फैंग अलायंस को अफसोस था, वो ये थी कि वो किसी रिसोर्स पॉइंट पर नहीं, बल्कि एक आम रेगिस्तान में आकर रुके थे। वो फैंग क्लैन के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर हमला करने वाले थे, लेकिन लड़ाई से पहले उन्हें अपनी पेमेंट पर डिस्कस करना था। फैंग दी चांग का प्लान बहुत असरदार था। उन्होंने फैंग युआन के साथ बार बार खुले आम सौदे किए, जिससे एंटी फैंग अलायंस के अंदर हाई इंस्टेबिलिटी पैदा हो गई और उनके ऑफिशियल हमले में काफी देरी हो गई। और ये अचानक हमला भी फैंग दी चांग का हाई प्रपोजल था। फैंग दी चांग, वान सीओ ने डांट पीस। सिर्फ वो ही नहीं, अलायंस के दूसरे इमोर्टल्स ने भी फैंग दी चांग की ताकत का अनुभव किया था। चिकन डॉग कूप के अंदर फैंग दी चांग का चेहरा ठंडा और नजर तेज थी। लड़ाई के मैदान की हालत उसके दिमाग में साफ दिख रही थी। उसने आवाज लगाई, सारे एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स को छोड़ दो, मारने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मनों को टीटा बितर करने के लिए। अगले हाई पैल चिकन डॉग कूप से एक चमकदार रोशनी निकली। दर्जनों मुर्गियां और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट कुत्ते डू ग्रुप्स में आगे बढ़े। वान हाउ ग्वांग गुस्से में था जब यूज फैंग क्लैन का प्लान समझ आया। वो पागलों की तरह चिल्लाया, बिखरना मत, जो भी अकेला पड़ा उसकी जान जा सकती है। फैंग क्लैन के इमोर्टल्स अपने 3 इमोर्टल गू हाउसेज में छिपे हुए थे, जबकि अलायंस के गू इमोर्टल्स आसमान में उड़ रहे थे। यह गू इमोर्टल्स पीले पाट गए थे। कौन अपने जिस्म से इन एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स को रोक सकता था? अगर वो किलर मूव्स का इस्तेमाल करते भी, तो वो उन्हें तुरंत खत्म नहीं कर पाते। जैसे ही वो लड़ने और बचने लगते, उनका पहले से ही ढीला फॉर्मेशन तुरंत टूट जाता और फैंग क्लैन कामयाब हो जाता। ठीक उसी वक्त अलायंस का एक गू इमोर्टल अचानक हंसा और उसकी शक्ल बदलने लगी। ए फ्लैट, मेरी बारी है। उसने एक नीले रंग का रोब पहना था। उसकी हंसी नागवार और शोर भरी थी, जो लोगों पर गहरा असर छोड़ती थी। तुम टियन फंग मांग नहीं, तुम टियन डाजी हो। अलायंस के दूसरे गू इमोर्टल्स ने हैरानी और खुशी से चिल्लाया।
टिएनडाजी के पास रैंक 7 कल्टिवेशन थी और वो एंस्लेवमेंट पाथ की प्रैक्टिस करता था। वो टिएन क्लैन का सीधा वंशज नहीं था, वो एक मामूली सा लड़का था जिसके पास कल्टीवेशन की कोई काबिलियत नहीं थी और उसकी किस्मत में सिर्फ किसान बनना लिखा था। लेकिन एक बार जब वो एक खेत की देखभाल कर रहा था, उसने इत्तेफाक से एक गू इमोर्टल की विरासत खोद निकली। ये वही विरासत थी जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उसने पहले तो चुपके से कल्टीवेशन की, लेकिन जल्दी पकड़ा गया और उसके पास गू इमोर्टल की विरासत को टिएन क्लैन को सौंपने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इस वक्त इस मामले का इंचार्ज गू इमोर्टल टिएन गैंग हुई एक ईमानदार इंसान था। उसने इस विरासत का लालच नहीं किया, बल्कि उसके बाद से टिएनडाजी की हिफाजत की। टिएनडाजी को ये खास विरासत मिली थी जो सिर्फ मुर्गियों को गुलाम बना सकती थी, लेकिन इसका असर लाजवाब था। अगले हाइपैल टिएनडाजी ने एक्शन लिया, एक किलर मूव एक्टिवेट किया जिसके चलते फैंग क्लैन द्वारा छोड़ी गई सारी एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट मुर्गियां बागी हो गई। इन एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स ने तुरंत अपने पीछे आने वाले एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट कुत्तों पर हमला कर दिया। एक पाल में मुर्गियां और कुत्ते लड़ने लगे, जिससे लड़ाई का मैदान रेत से भर गया। एंटी फैंग अलायंस का संकट तुरंत हाल हो गया। वैन सियो, वैन हाओ ग्वांग, सन वांग और बाकी सबने अपने मूव्स किए। विंड पाथ, लाइट पाथ, फायर पाथ और दूसरे पाथ्स के किलर मूव्स एक के बाद एक फट पड़े, जिन्होंने हमलों की 3 लहरें बनाई जो चिकन डॉग कूप की तरफ बढ़ी। फैंग क्लैन के पास साजिशें थीं, तो वैन क्लैन ने भी कुछ तैयारी की थी। टिएनडाजी की पहचान एक राज थी जो अभी खुला था। यह वैन क्लैन द्वारा टिएन क्लैन से खास तौर पर डिस्कस करने का नतीजा था। हालांकि फैंग क्लैन ने अलायंस को देरी करवा दी थी, वैन क्लैन ने वक्त बर्बाद नहीं किया था। जब कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत चल रही थी, वैन क्लैन ने गू इमोर्टल्स को ग्रुप कॉम्बैट में ट्रेनिंग दी। अलायंस के गू इमोर्टल्स में आपस में ज्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं था, अकेले लड़ना कोई मसाला नहीं था, लेकिन ग्रुप बैटल उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। आखिरकार अलग अलग पाथ्स के डाव मार्क्स एक दूसरे से टकराते थे। इस कमजोरी को टारगेट करने के लिए हेवनली कोर्ट के लगातार इमोर्टल एसेंस स्टोन्स की सप्लाई के अंडर अलायंस के इमोर्टल्स ने कड़ी मेहनत की और बेसिक ग्रुप कॉम्बैट कोऑर्डिनेशन बनाया। फैंग हुआ शेंग, फैंग दी चैंग चिकन डॉग कूप के साथ पीछे हटा और मदद के लिए बुलाया। हालांकि एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट मुर्गियां बागी हो गई थीं, चिकन डॉग कूप अभी भी एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट कुत्तों को कंट्रोल कर सकता था। यह इमोर्टल गू हाउस इंपॉर्टेंट था, अगर इस पर हमला होता और एक जरूरी इमोर्टल गू खो जाता तो बहुत बुरा होता। अगर एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट कुत्तों ने कमांड सुनना बैंड कर दिया तो वो जल्दी ही हार जाते। फैंग हुआ शेंग फॉलन फ्लावर हॉल को कंट्रोल कर रहा था, वो मैसेज मिलते ही तुरंत दौड़ा। इमोर्टल किलर मूव, मिरर फ्लावर। फॉलन फ्लावर हॉल की सतह से तुरंत एक रोशनी की लहर निकली। रोशनी बिल्कुल सफेद थी, पहले वो जोर से बाहर निकली फिर अचानक रुक गई और हॉल की छत पर एक बड़े से फूल की कली में बदल गई। फूल की कली तेजी से खिलने लगी, पंखुड़ियां शीशे की तरह थीं, रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही थीं। जैसे जैसे वो खिल रही थी, फूल की पंखुड़ियां एक दूसरे से टकरा रही थीं, एक मीठी आवाज पैदा करते हुए। जब फूल की कली पूरी तरह खिल गई, तो वो फॉलन फ्लावर हॉल की छत से भी बड़ी थी, बेहद खूबसूरत लग रही थी। मिरर फ्लावर एक पैल में बन गया और एक जबरदस्त खींचाव की ताक छोड़ने लगा। चाहे वैन हाओ ग्वांग हो, वैन सियो या सन वांग के किलर मूव्स, उनमें से ZYA डिटार को मिरर फ्लावर ने सोख लिया। लेकिन फिर भी कुछ किलर मूव्स बच गए थे जिन्होंने फॉलन फ्लावर हॉल को जोर से हिला दिया। मिरर फ्लावर की पंखुड़ियां टुकड़ों में टूट गईं और बची हुई पंखुड़ियां फिर से बैंड हो गईं, एक फूल की कली में बदलकर। ये तुम्हें वापस कर रहा हूं, फैंग हुआ शेंग चिल्लाया। मिरर फ्लावर की कली फिर से खिली, उसने सोखे हुए किलर मूव्स को दुश्मनों पर वापस छोड़ दिया। फूल की कली पूरी तरह से गायब हो गई, छोड़े गए किलर मूव्स ने वैन हाओ ग्वांग और बाकी सबको बार बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो सिर्फ मुश्किल से अपने तरीकों को एक्टिवेट करके खुद को बचा सके। फैंग हुआ शेंग ने देखा कि 3 इमोर्टल्स बुरी हालत में हैं, वो समझ गया कि लड़ाई का मौका आ गया है। वो अनपढ़ हमला करने ही वाला था कि अचानक दुश्मन के फॉर्मेशन में एक फायर पाथ इमोर्टल गू हाउस प्रकट हुआ। यह इमोर्टल गू हाउस एक विशाल चक्के जैसा था। जब उसने डांग क्लैन के डूगू इमोर्टल्स डोंगजू और गोंग मिंग को अपने अंदर ले लिया तो वो घूमने लगा। डांग क्लैन का इमोर्टल गू हाउस रेड रिवर व्हील। रेड रिवर व्हील के अंदर डोंग मिंग ने नफरत से चिल्लाया, फैंग क्लैन, तुमने पहले थेफ्ट पाथ इमोर्टल गू हाउस का इस्तेमाल करके मेरे डांग क्लैन के रिसोर्स पॉइंट पर धावा बोला था, मेरे क्लैन के खजाने मून ओएसिस को बर्बाद कर दिया था। इस कर्ज का हिसाब आज चुकता होगा। एक कुचल देने वाली रफ्तार के साथ
रेड रिवर व्हील ने तेज आग की लपटें उठाई और फॉलन फ्लावर हॉल से टकरा गया। बम! फॉलन फ्लावर हॉल जोर से हिला, वो तेजी से पीछे हटा। कहाँ जा रहे हो? रेड रिवर व्हील के अंदर के गू इमॉर्टल्स ने पीछा किया। जल्दी ही फॉलन फ्लावर हॉल कमजोर पड़ने लगा क्योंकि आग की लपटें उससे चिपक गई थीं। रेड रिवर व्हील वुडपाथ इमॉर्टल गू हाउस फॉलन फ्लावर हॉल को कुछ हद तक काउंटर कर सकता था। जब आग है तो यह आसान हो जाएगा। अलायंस सेना के फॉर्मेशन में गोंग जाओचे मुस्कुराया और एक किलर मूव इस्तेमाल किया। बूम! अगले हाइपैल फॉलन फ्लावर हॉल पर लगी आग और तेज हो गई, एक विशाल आग में बदलकर। कमीने! फैंग हुआ शेंग ने दांत पीसे और फॉलन फ्लावर हॉल को बचाने के लिए कंट्रोल किया, लेकिन कुछ वक्त के लिए हालत को बदल नहीं पाया। फॉलन फ्लावर हॉल में मौजूद दूसरे फैन क्लैन के गू इमॉर्टल्स फॉलन फ्लावर हॉल के गू वॉर्म्स को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन रेड रिवर व्हील की आग लगातार इमॉर्टल गू हाउस में घुस रही थी, कोर इमॉर्टल गू की तरफ फैल रही थी। फैंग गोंग इंक्वायरी डॉग के साथ मदद के लिए जाना चाहता था, लेकिन एक और रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस ने उसका रास्ता मजबूती से रोक रखा था। यह वैन क्लैन का टाइम पाथ इमॉर्टल गू हाउस था, मिरियड एज बिल्डिंग। जल्दी ही चिकन डॉग कूप पर भी कई गू इमॉर्टल्स ने हमला कर दिया। फैंग दी चांग ने एक गहरी आह भरी, मन ही मन सोचते हुए, वैन क्लैन ने इस बार वाकई काफी तैयारी की है। चाहे वो टियनडाजी की पहचान छुपाने का मामला हो, रेड रिवर व्हील जो फॉलन फ्लावर हॉल को रोके हुए था, या मिरियड एज बिल्डिंग जो इंक्वायरी डॉग को मजबूती से पकड़े हुए था, ये सब साबित करता था कि वैन क्लैन पूरी तरह तैयार था। फैंग क्लैन के ये 3 इमॉर्टल गू हाउसेस कोई राज नहीं थे। क्योंकि इस एंटी फैंग अलायंस में 10 से ज्यादा सुपर फोर्सेस शामिल थीं, फैंग क्लैन को रोकने के तरीके ढूंढना मुश्किल नहीं था। जिस पैल एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट मुर्गियों को बागी बनाया गया, फैंग दी चांग समझ गया कि हालत बिगड़ रही है। जब एंटी फैंग अलायंस ने खुद को संभाला और जवाब दिया, फैंग क्लैन तुरंत दबाव में आ गया। उनके अचानक हमले का फायदा अब खत्म हो चुका था। हालत गंभीर थी, लेकिन फैंग क्लैन के इमॉर्टल्स अभी भी घबराए नहीं थे और उनमें काफी आत्मविश्वास था। अर्थ शटल को हरकत में लाया गया। फैंग चेन और फैंग अनले बाहर उड़े और अर्थ शटल में दाखिल हुए। यही वो इमॉर्टल गू हाउस था जिसने मेरे टॉल पाइन ओएसिस के फॉर्मेशन बेस को बर्बाद किया था। वैन सियो गुस्से में था। उसने तुरंत अपना टारगेट बदला और लंबे समय से तैयार किए गए एग्रेसिव विंड ब्लेड्स को अर्थ शटल की तरफ फेंका। अर्थ शटल ने अन्य एग्रेसिव विंड ब्लेड्स को सहते हुए बिना बचे दुश्मन के फॉर्मेशन की तरफ चार्ज किया। जहां भी वो जाता, अलायंस के गू इमॉर्टल्स डर के मारे इधर उधर हो जाते। कौन हिम्मत करेगा अपने जिस्म से एक रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस से टकराने की? वैन सियो की एड़ी की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने ये देखा। अर्थ शटल इमॉर्टल गू हाउस के हर पहलू को मजबूत किया गया था। पिछली बार जब उसने टॉल पाइन ओएसिस पर हमला किया था, तो इसका डिफेंस बहुत कमजोर था। लेकिन अब ये बिल्कुल अलग था। हालांकि इस अर्थ पाथ इमॉर्टल गू हाउस से निपटना भी वैन क्लैन के प्लान्स में शामिल था। यहां तक कि इसके अब और ज्यादा मजबूत होने की बात भी वैन क्लैन की उम्मीदों से परे नहीं थी। जरूरी पाल में मोशाता खड़ा हुआ और एक किलर मूव एक्टिवेट किया, अर्थ शटल को रोकते हुए। रेत की एक घनी परत अर्थ शटल पर जम गई, जिससे उसकी स्पीड तेजी से कम हो गई। बूम! अर्थ शटल हिला और रेत की परत को तोड़ दिया। रोक टोक के बिना वो सीधा मोशाता पर झपटा। मोशाता डर से पीला पैट गया और मुड़कर भाग गया। अलायंस का फॉर्मेशन अब गड़बड़ाने लगा था। सीओ येहू ने दांत पीसे, उसके पास वक्त से पहले एक्शन लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने चैम्बर पोर्ट पकड़ा हुआ था, जिसे उसने दूर से अर्थ शटल पर निशाना लगाया और एक काले रंग का गोला छोड़ा। सोचना भी मत, फैंग हुआ शेंग चिल्लाया। फॉलन फ्लावर हॉल फिर से हरकत में आया। इमॉर्टल किलर मूव, फ्लीटिंग ब्लूम। काले रंग का गोला वाकई बहुत तेज था, लेकिन फ्लीटिंग ब्लूम से टकराने पर उसकी स्पीड तेजी से कम हो गई। अर्थ शटल ने आसानी से उससे बच लिया, जबकि सीओ येहू गुस्से से घूर रहा था। तुम्हें अभी भी दूसरों की परवाह करने का टाइम है। तुओबा चेंगफंग ने अपना मूव किया। वो वेस्टर्न डेजर्ट के गू इमॉर्टल वर्ल्ड में एक मशहूर गू इमॉर्टल था और सपोर्ट मेथड्स में बेहद माहिर था। ये एक विंड पाथ सपोर्ट किलर मूव था। जब इसने फॉलन फ्लावर हॉल को धक लिया, तो विशाल आग और भी तेज जलने लगी और फॉलन फ्लावर हॉल के आधे से ज्यादा हिस्से को धक लिया। फैंग हुआ शेंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अभी अभी अर्थ शटल की रुकावट को दूर किया था, लेकिन इससे फॉलन फ्लावर हॉल की हालत और भी खतरनाक हो गई थी। क्या मैं इन फॉलन फ्लावर हॉल को मदद दूं? फैंग दी चांग ने पूरे युंग के मैदान को देखा। जल्द ही उसकी ईंट सिकुड़ गई जब उसने एक शख्सियत को देखा। नहीं,
मुझे पहले इंक्वायरी डॉग को बचाना होगा। जब से लड़ाई शुरू हुई थी, ज़ुओ क्यू सैनशा अलायंस सेना के पीछे रहकर अपना किलर मूव तैयार कर रहा था। इस वक्त तक किलर मूव की ऑरा लगभग पूरी हो चुकी थी। फैंग क्लैन के पास रूफ टाइल ब्रेकर किलर मूव था जो इमॉर्टल गू हाउसेस को रोक सकता था। ज़ुओ क्यू के पास भी एक ऐसा ही खुद बनाया हुआ किलर मूव था जिसका नाम था स्टेट ऑफ डिसयूनिटी। किलर मूव स्टेट ऑफ डिसयूनिटी का असर रूफ टाइल ब्रेकर जैसा ही था, दोनों हाई इमॉर्टल गू हाउसेस के खिलाफ काम करते थे। बिना शक यह एंटी फैंग अलायंस का फैंग क्लैन से निपटने के लिए एक खास हथियार था। फैंग क्लैन की महारत इमॉर्टल गू हाउसेस में थी। ज़ुओ क्यू सैनशा, जिसके पास स्टेट ऑफ डिसयूनिटी था, फैंग क्लैन को दबाने के लिए एक अहम शख्स था। हम उसे एक्टिवेट नहीं करने दे सकते। फैंग दी चांग ज़ुओ क्यू सैनशा के खतरे को समझ गया और तुरंत हुक्म दिया, फैंग जी और फैंग डोंगशी, जाओ। डू फैंग क्लैन के रैंक 7 गू इमॉर्टल्स चिकन डॉग कूप से बाहर उड़े। उन्होंने तेजी से एक इमॉर्टल गू हाउस निकला। इस इमॉर्टल गू हाउस में 2 मंजिलें थीं। ये एक छोटी सी इमारत थी। जैसे हाई इमॉर्टल गू हाउस एक्टिवेट हुआ, छत से घना धुआं निकलने लगा। रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस स्मोक वेव बिल्डिंग। एक बिल्कुल नया इमॉर्टल गू हाउस सामने आया है। फैंग क्लैन ने इतने सारे रिसोर्स पॉइंट्स बेचे जैसा कि उम्मीद थी। उन्होंने हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल से काफी रिसोर्सेज जमा करके एक और इमॉर्टल गू हाउस बना लिया। अलायंस के इमॉर्टल्स हिल गए। पिछली चर्चा के मुताबिक शी कांग आगे बढ़ा। वो परेशानी में स्मोक वेव बिल्डिंग के पास पहुंचा और उसकी जांच करने लगा। आखिरकार वो डिफेंस में सबसे माहिर था। स्मोक वेव बिल्डिंग तेज नहीं था, लेकिन बिल्डिंग की छत पर घना धुआं लगातार बाहर निकल रहा था। जल्द ही इसने जंग के मैदान का ज्यादातर हिस्सा भर दिया, ज़ुओ क्यू सैनशा को निगलने की कोशिश करते हुए। अलायंस के इमॉर्टल्स DHUEIN की ताकत को नहीं समझते थे, इसलिए वो सावधानी से पीछे हट गए। इमॉर्टल किलर मूव वॉटेक्स स्वीप। कीन लंग ने अपना सबसे शानदार तरीका एक्टिवेट किया। तुरंत ही ज्यादातर धूल छत गया और आसपास का माहौल फिर से साफ हो गया। HMPH। फैंग दी चांग ने एक जुमला कहा और खुद ही आगे बढ़ गया, फैंग लेंग, फैंग यून, चिकन डॉग कूप का ध्यान रखना। फैंग दी चांग बाहर उड़ा। उसने अंदर घुसने से पहले एक इमॉर्टल गू हाउस निकला। एक और रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस। एंटी फैंग अलायंस में हंगामा मच गया। फैंग क्लैन के पास 3 नए इमॉर्टल गू हाउसेस दी और वो सब रैंक 7 के थे। हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल ने फैंग क्लैन को कितनी चीजें दी थीं। तीसरा इमॉर्टल गू हाउस थॉट एक्सपेलिंग पवेलियन था। ये एक विजडम पाथ इमॉर्टल गू हाउस था जो फैंग दी चांग के लिए परफेक्ट था। फैंग दी चांग ने इमॉर्टल गू हाउस का तरीका एक्टिवेट किया और ज़ुओ क्यू सैनशा को टारगेट बनाया। ज़ुओ क्यू सैनशा पहले ही काफी करीब आ चुका था, लेकिन उसके विचार अचानक उसके दिमाग से बाहर निकलकर उसके जिस्म के चारों तरफ घूमने लगे। उसके इमॉर्टल एपर्चर में मौजूद गू वॉर्म्स में फौरन अफरा तफरी मच गई। ज़ुओ क्यू सैनशा का किलर मूव एक्टिवेट होने में फेल हो गया। एक खांसी के साथ उसने खून थूका और बैकलैश से भारी जख्मी हो गया। तुओबा चेंग फंग और गोंग जाओ चे ने हालत को बिगड़ते देखा। उन्होंने जल्दी से फॉलन फ्लावर हॉल को घेरना छोड़ दिया। पहला ज़ुओ क्यू सैनशा को बचाने गया और दूसरा दूर से थॉट एक्सपेलिंग पवेलियन पर हमला करने लगा। थॉट एक्सपेलिंग पवेलियन ने गोंग जाओ छे के फायर पाथ किलर मूव को झेला और अपना तरीका फिर से एक्टिवेट किया। टैंग लन के हौंफते हुए आसमान से नीचे गिर गई। वे इसे रोक नहीं सकता। शी कांग काले धुएं में लिप्त हुआ था। वो चिल्लाते हुए पीछे हटा। स्मोक वेव बिल्डिंग से निकलने वाले घने काले धुएं ने उसके लिए डिफेंड करना बेहद मुश्किल बना दिया था। ये उसकी हद थी। ठीक उसी वक्त एक पीला मीटियोर युंग के मैदान से गुजरा और शी कांग से टकरा गया। यह अर्थ शटल था। शी कांग की पुतलियां सिकुड़ गईं जब मौत का शादीद खतरा उसके जिस्म और दिमाग पर हावी हो गया। बूम! जरूरी पाल में लिन शू टोंग उड़कर आया और खुद को कुर्बान करके साइड से अर्थ शटल से टकरा गया, जबरदस्ती उसका रास्ता बदल दिया। शी कांग अर्थ शटल से बस बाल बाल बचा, खुशकिस्मती से जिंदा बच गया। उसका लड़ने का जज्बा लगभग खत्म हो चुका था। वो तेजी से पीछे हटा। दुश्मन अफरा तफरी में है। फैंग दी चांग ने यह देखा और थॉट एक्सपेलिंग पवेलियन को एक्टिवेट किया, टियनडाजी को टारगेट करते हुए। टियनडाजी चूक गया और तुरंत अपने इमॉर्टल एपर्चर से एंशिएंट डेसोलेट मुर्गियों को खुद को बचाने के लिए छोड़ दिया। लेकिन कौन सोच सकता था कि फैंग दी चांग सिर्फ धोखा दे रहा था। उसने तुरंत अपना हमला सन वांग की तरफ मोड़ दिया। सन क्लैन के गू इमॉर्टल्स सबसे कंजर्वेटिव थे। जिस पल थॉट एक्सपेलिंग पवेलियन ने ऐसी हरकत दिखाई, सन वांग फौरन एक हैरानकुन स्पीड से भाग गया।
वैन क्लैन के गू इमोर्टल्स बेहद बुरा मान गए। फैंग दी चांग वाकई एक विजडम पाथ गू इमोर्टल के लायक था, वो लोगों के नेचर से वाकिफ था। उसने सिर्फ कुछ बार थॉट एक्सपेलिंग पवेलियन का इस्तेमाल किया और उसके खतरे का फायदा उठाकर ऐसी लड़ाई में सफलता हासिल की। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, यह वक्त है हमारे फैंग क्लैन की जीत का दावा करने का। फैंग दी चांग की आवाज में हल्का सा जोश था। इंक्वायरी डॉग के अंदर फैंग गोंग इंतजार करते करते बेसब्र हो चुका था। जब उसने फैंग दी चांग की पुकार सुनी तो वो जोर से हंसा। उसने इंक्वायरी डॉग का कंट्रोल दूसरे फैंग क्लैन के गू इमोर्टल्स को दे दिया और 1 मीटर की तरह बाहर उड़ गया। फैंग गोंग मिरियड एज बिल्डिंग से टकराया। पूरी बिल्डिंग लगभग गिरने हाई वाली थी। इमोर्टल किलर मूव, रूफ टाइल ब्रेकर। फैंग गोंग के हाथों के साए उड़े, तूफान जैसे हमले करते हुए। मिरियड एज बिल्डिंग के डिफेंसिव किलर मूव्स भी रूफ टाइल ब्रेकर को रोक नहीं पाए, वो तेजी से टूटने लगा। बढ़िया। सीओ येहू की एड़ी चमक उठी। उसने आखिरकार एक दुश्मन गू इमोर्टल को अपने इमोर्टल गू हाउस की हिफाजत से बाहर निकलते देखा। यह चेंबरपोर्ट के चमकने का वक्त था। लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाला था, अर्थ शटल यूस्पा टूट पड़ा। सीओ येहू ने गाली दी। वो सिर्फ खुद को बचाने के लिए पीछे हट सकता था। मिरियड एज बिल्डिंग को अपना सबसे मजबूत डिफेंसिव तरीका एक्टिवेट करने पर मजबूर होना पड़ा, जो तेजी से फैंग गोंग की यूएमआर खींचने लगा। फैंग गोंग ने नफरत से मुस्कुराया, फैसलाकुन तरीके से पीछे हट गया। उसने मिरियड एज बिल्डिंग के इस तरीके को एक्टिवेट करवाकर अपना मकसद हासिल कर लिया था। एक बार जब मिरियड एज बिल्डिंग का ये तरीका एक्टिवेट हो जाता तो ये कम से कम 2 घंटे बाद ही रुक सकता था। आसपास के अलायंस गू इमोर्टल्स मिरियड एज बिल्डिंग से दूर हट गए। एंटी फैंग अलायंस का फॉर्मेशन पहले ही पूरी तरह से बिखर चुका था। फैंग गोंग ने मिरियड एज बिल्डिंग को छोड़ दिया और रेड रिवर व्हील की तरफ बढ़ा। तुम्हें बदला नहीं चाहिए था? तो मुझसे आकर लड़ो, फैंग गोंग चिल्लाया। रूफ टाइल ब्रेकर किलर मूव फिर से एक्टिवेट हुआ। रेड रिवर व्हील तेजी से पीछे हटा जबकि जलती हुई लपटें फैंग गोंग के करीब आ रही थीं। फैंग गोंग बचा नहीं, जलती हुई लपटों के बीच रेड रिवर व्हील से चिपक गया। डोंग मिंग चिल्लाया, फैंग गोंग, तुमने हद कर दी है। उसने रेड रिवर व्हील को एक्टिवेट किया और फैंग गोंग से टकरा गया। फैंग गोंग की उड़ चमकी, वो बचा नहीं बल्कि सीधा रेड रिवर व्हील की तरफ चार्ज किया। दोनों टकराए और रेड रिवर व्हील पीछे की तरफ फेंका गया। फैंग गोंग ने मौके का फायदा उठाकर पीछा किया। डोंग मिंग का चेहरा मौत जैसा सफेद हो गया था। क्या ये रैंक 8 स्ट्रेंथ पाथ गू इमोर्टल की ताकत है? डोंगजू चुप रहा जब उसने पिघले हुए आग के परिंदे छोड़े। फैंग गोंग ने लात और घूंसे मारे, पिघले हुए आग के परिंदों को कुचल कर रख दिया। सिर्फ 10-20 सांस के वक्त में रेड रिवर व्हील बार बार पीछे धकेला गया। उसकी सतह टूट गई और वो एक बुरी हालत में दिख रहा था। फैंग गोंग, ज्यादा हवा में मत उड़ो। दूसरे साथियों की मदद से सीओ येहू को आखिरकार हमला करने का मौका मिल गया। वैन क्लैन ने उसकी मदद मांगने के लिए भारी कीमत चुकाई थी। क्यों? यह फैंग गोंग से निपटने के लिए था। इमोर्टल गू हाउस चेंबर पॉट पॉकेट साइज था। वो आम इमोर्टल गू हाउसेस की तरह लोगों को नहीं ले जा सकता था। अगर यूज तोड़ फोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता तो यूज भारी नुकसान भी होता। इसकी खासियत गू इमोर्टल से निपटने में थी। यहां तक कि फैंग गोंग को भी इससे खतरा था। फैंग गोंग, मारो। सीओ येहू ने आखिरकार हमला किया। एक काला रोशनी का गोला फैंग गोंग पर चला। फैंग गोंग, तुम अभी भी पीछे नहीं हट रहे? डांग मिंग और डांगजू एक साथ चिल्लाए। वो बेहद घबराए हुए थे क्योंकि रेड रिवर व्हील बर्बाद होने की कगार पर था। फैंग गोंग इसके बजाय जोर से हंसा। काले रोशनी के गोले को देखे बिना, यह फैंग क्लैन की दुनिया के खिलाफ जंग है। मेन, फैंग गोंग, अपनी जान दांव पर कैसे नहीं लगा सकता? बूम! रेड रिवर व्हील पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। डांग मिंग और डांगजू बिल्कुल दहशत में थे। उन्हें हवा में फेंक दिया गया। उनके आसपास रेड रिवर व्हील के टुकड़े और अनगिनत गू वॉर्म्स की लाशें भरी हुई थीं। उन्होंने फैंग गोंग को देखा। वो एक निडर और अजीब स्वर्गीय देवता की तरह लग रहा था। लेकिन अगले हाईपैल, काला रोशनी का गोला फैंग गोंग से टकराया। कामयाब! सीओ येहू खुशी से चिल्लाया। वैन क्लैन के गू इमोर्टल्स झूम उठे। वुश! फैंग गोंग ने अपने हाथ हिलाए, सीधा काले रोशनी के गोले को कुचल दिया। एंटी फैंग अलायंस के इमोर्टल्स हिल गए और डर गए। कईयों ने तो इस अविश्वसनीय नज़ारे पर अनजाने में ही अपने मुंह खोल दिए। ये कैसे हो सकता है? सीओ येहू को यकीन नहीं हुआ जब वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। ए फ्लैट, तुम्हारी बारी है, फैंग गोंग ने सीओ येहू को देखते हुए शांति से कहा। इस पल सीओ येहू का दिल सिकुड़ गया। वो फैंग गोंग के खौफनाक अंदाज से डर गया था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल बचा था,
भागो। कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? फैंग गोंग 1 मीटर की तरह सीओ येहू की तरफ उड़ा। उसने सोनिक बैरियर को तोड़ दिया और अपने पीछे एक शानदार शॉक वेव छोड़ दी। मुझे बचाओ, मेरा सीओ क्लैन तुम्हें जरूर अच्छा इनाम देगा। सीओ येहू पागलों की तरह भागा। गोंग जाओचे, टैंग लनके, कीन लैंग, टियन डाजी और बाकी सब फैंग गोंग को रोकने के लिए आगे बढ़े। फैंग गोंग बचा नहीं बल्कि हर तरह के किलर मूव्स को जबरदस्ती झेला। एक भयानक शेर या एक गुस्से में भरे ड्रैगन की तरह वो सीओ येहू के करीब पहुंच गया। उसका ऑरा 10,000 ली तक एक उठते हुए शेर की तरह बढ़ रहा था। सीओ येहू फैंग गोंग से पीछा नहीं छुड़ा सका। उसने निराशा में देखा जब फैंग गोंग उसके पास आ रहा था। इस लड़ाई को मेरे फैंग क्लैन के उदय की शुरुआत होने दो, फैंग गोंग ने अंदर से चिल्लाया। उसका लड़ाई का जज्बा नर की आग की तरह जल रहा था। जंग के मैदान के किनारे आसमान में ऊंचा वैन जी हुंग और झू जोंगशिन शांति से लड़ाई देख रहे थे। पहले वाली इस सीन को देखकर थोड़ी बेचैन हो गई थी। हेवनली कोर्ट के दोस्तों, बेहतर होगा कि आप शांति से देखें। लू वेयन प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए कहा। वैन जी हुंग और झू जोंगशिन के चेहरे बदल गए जब उन्होंने पूरी सतर्कता से देखा। उसी समय नॉर्दर्न प्लेन्स जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपना लकपात इन्वेस्टिगेटिव मेथड एक्टिवेट किया। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल हर थोड़ी देर में ऐसा करता था। उसने पहले हेवनली कोर्ट की जांच की। उसकी नज़र में फैंग युआन के पास कम इमॉर्टल एसेंस था और उसने सबसे कम डाउ मार्क्स रिफाइन किए होंगे। हेवनली कोर्ट की स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल उसके पीछे ही थी। वो ही सबसे बड़ा टारगेट थी जिससे सतर्क रहना था। हेवनली कोर्ट की किस्मत कुछ हद तक बढ़ गई थी। लगता है स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने हेवनली कोर्ट के ZYA डटार डाउ मार्क्स रिफाइन कर लिए हैं। आगे चलकर उसकी जांच करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने ईस्टर्न सी की जांच की। उसने देखा कि फैंग युआन की किस्मत कम थी। वो पहले से थोड़ी मजबूत हुई थी, लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं था। फैंग युआन और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की किस्मत का एक हिस्सा मुख्य हिस्से से अलग होकर वेस्टर्न डेजर्ट की तरफ चला गया था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने वेस्टर्न डेजर्ट की तरफ देखा और एक जंग का मैदान देखा। अनगिनत लोगों की किस्मत एक दूसरे से उलझी हुई थी। एक खून जैसा लाल रंग बना रही थी जो काले रंग से मिला हुआ था। लगता है वेस्टर्न डेजर्ट की एंटी फैंग लड़ाई शुरू हो चुकी है। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने सर हिलाया। फैंग क्लैन का मामला काफी बड़ा हो गया था। सभी पांचों रीजन्स इस पर ध्यान दे रहे थे। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को नेचुरली डिटेल्स पता थीं। उसने ध्यान से जांच की और समझा, फैंग क्लैन फायदे में लग रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा वेरिएबल है। वैन क्लैन कुछ छुपा रहा है। न समझा तो हेवनली कोर्ट ने वैन क्लैन की इस तरह मदद की। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने ठंडी हंसी हंसी जब उसने राज समझ लिया। शुरू से ही उसने वेस्टर्न डेजर्ट की एंटी फैंग लड़ाई में दखल नहीं दिया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल लकपात कल्टिवेट नहीं करते। उन्हें नहीं पता कि वो इस मुकाबले में अपनी किस्मत खर्च कर रहे हैं। ये उनकी कमजोरी बनती जा रही है। अगर मैं अपनी पिछली जिंदगी के पीक स्टेट में होता तो मैं अपने लकपात मेथड से कुछ फायदे हासिल कर सकता था। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को बचे हुए इमॉर्टल एसेंस का इस्तेमाल लकपात डाउ मार्क्स को रिफाइन करने के लिए करना था। इसके अलावा हालांकि उसके पास कई रैंक 8 लकपात इमॉर्टल गू उसके पास एक भी रैंक 9 लकपात इमॉर्टल गू नहीं था। रैंक 9 के अस्तित्व, चाहे वो गू इमॉर्टल्स हों या इमॉर्टल गू, आसमान की नफरत का शिकार होते वो हमेशा जिंदा नहीं रह सकते थे। इसलिए इंसानियत के पूरे इतिहास में सिर्फ 11 वेनरेबल्स हुए और वो सब अपनी उम्र से बंधे हुए थे। दुनिया में रैंक 9 इमॉर्टल गू भी बहुत कम थे। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने आखिरकार अपनी किस्मत पर एक नज़र डाली। वो खुद को भुएं सिकोड़ने से रोक नहीं सका। हालत अच्छी नहीं थी, पहले से भी ज्यादा खराब थी। लेकिन जो जानकारी उसके पास थी उससे जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल अभी भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि ये बुरी किस्मत कहां से आई थी। नेचुरली उस सबसे ज्यादा शक हेवनली कोर्ट पर था। वो बुढ़िया स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल आखिर खेल क्या रही है? जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल बेचैन नहीं था। उसके पास अपनी किस्मत बदलने के तरीके थे, लेकिन अभी भी वो एक कमी थी। उसके पास इमॉर्टल एसेंस की कमी थी और उन्हें डाउ मार्क्स को रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करना था। उसके पास रैंक 9 लकपात इमॉर्टल गू नहीं था। रैंक 8 लकपात इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके अपनी रैंक 9 की किस्मत बदलना बहुत मुश्किल था और इसमें बहुत ज्यादा इमॉर्टल एसेंस खर्च होता।
जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने जल्द हाई अपना इन्वेस्टिगेटिव मेथड एक्टिवेट करना बैंड कर दिया। 3 वेनरेबल्स का मुकाबला जितना लंबा चलता, इंफॉर्मेशन की अहमियत उतनी ही बढ़ जाती। लेकिन जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की जांच की अवधि कम होती जा रही थी। उस अपने इमॉर्टल एसेंस के खर्च का ध्यान रखना था और जितना हो सके उतना इमॉर्टल एसेंस बचाने की कोशिश करनी थी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल गहरी सोच में डूब गया। मेरी बुरी किस्मत का सोर्स क्या है? हेवनली कोर्ट सबसे बड़ा शक के घेरे में है, लेकिन मैं फैंग युआन के खिलाफ भी अपनी सुरक्षा कम नहीं कर सकता। उसके पास सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी है और वो सभी पाथ्स कल्टिवेट कर सकता है। उसका पोटेंशियल बिल्कुल डरावना है। इसके अलावा उसके पास एक और फायदा है, वो है रिफाइनमेंट पाथ। रिफाइनमेंट पाथ शायद लड़ने में माहिर ना हो, लेकिन इसका डेवलपमेंट पोटेंशियल लक पाथ और ब्लड पाथ से कहीं ज्यादा है। इसलिए रिफाइनमेंट पाथ में लक पाथ, ब्लड पाथ, साथ हाई विजडम पाथ और स्टार पथ से कहीं ज्यादा पोटेंशियल रैंक 9 गु हैं। हर पथ की अपनी ताकत और कमजोरियां थीं। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने लक पाथ को एक राज रखा और उस फैलाया नहीं, इसलिए इसका विकास सीमित था। दूसरे गु इमॉर्टल्स को जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के लक पाथ मेथड से बचना मुश्किल लगता था, लेकिन लक पाथ इमॉर्टल गु बहुत कम द जो रैंक 9 तक पहुंच सकते थे। इसके विपरीत रिफाइनमेंट पाथ शायद सबसे ज्यादा विकसित पथ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि गु को रिफाइन करना गु कल्टिवेशन का एक अनिवार्य हिस्सा था। यहां तक कि गु कल्टिवेटर्स जो दूसरे पाथ्स कल्टिवेट करते थे, उन्होंने भी कुछ हद तक गु को रिफाइन किया होगा। इस तरह जैसे जैसे रिफाइनमेंट पाथ बढ़ा, ज्यादा रिफाइनमेंट पाथ गु कल्टिवेटर्स उभरे, जिसका मतलब था ज्यादा रिफाइनमेंट पाथ डाउ मार्क्स। रिफाइनमेंट पाथ के रिसोर्सेस कभी खत्म नहीं होते थे और हर तरह के रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल गु थे। इसके अलावा रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल गु जो रैंक 9 तक पहुंच सकते थे और भी ज्यादा हो गए। खुशकिस्मती से फैंग युआन के पास अभी इमॉर्टल एसेंस की कमी है। वो अभी भी रैंक 9 रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल गु को रिफाइन करने से बहुत दूर है। शायद मेरी बुरी किस्मत फैंग युआन या स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की वजह से नहीं है, बल्कि दूसरे वेनरेबल्स की वजह से है। अगर दूसरे वेनरेबल्स जिंदा हो गए तो मेरे लिए सबसे ज्यादा परेशानी कौन पैदा करेगा? फैंग युआन के पास कुकिंग लक पोर्ट और ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट था। हालांकि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास उसकी जांच करने की क्षमता थी, उस सही नतीजे नहीं मिल रहे थे। अगर मुझे ब्लड पाथ इमॉर्टल गु के सौदे में कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए तो ये किस्मत सुधर जानी चाहिए। फैंग युआन हाई नहीं था जो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को ब्लड पाथ इमॉर्टल गु के मामले में रोक रहा था। हेवनली कोर्ट ब्लड सी एंसेस्टर के समय से ही ऐसा कर रहा था। डेमन जजमेंट बोर्ड का कोर इमॉर्टल गु ब्लड रिलेशन और रेड हार्ट ट्रैवलर का हार्ट ब्लड इमॉर्टल गु ऐसी चीजें थीं जिनके लिए जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल तरस रहा था। अभी हेवनली लॉर्ड बाइजू अभी भी फैंग युआन के साथ एक लंबी बातचीत में था। लॉन्जेविटी हेवन भी चुपके से हेवनली कोर्ट के साथ ब्लड पाथ इमॉर्टल गु के लिए बात कर रहा था, लेकिन प्रोग्रेस लगभग 0 था। वापस वेस्टर्न डेजर्ट में फैंग गोंग सियो येहू के पास पहुंचा और एक घूसा मारा। अपने डर के नीचे सियो येहू ने बचने के लिए इमॉर्टल गु हाउस चेंबर पोर्ट को सामने कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और चैम्बर पोर्ट बर्बाद हो गया। घूसा आगे बढ़ता रहा और सियो येहू की छाती पर जा लगा। सियो येहू 1 मीटर की तरह दूर जा गिरा। उसकी छाती अंदर धंस गई थी। भारी मात्रा में खून अंदरूनी ऑर्गन के साथ उसके मुंह से बाहर निकलने लगा, पीछे खून की एक लकीर छोड़ते हुए। एक घूसे ने चेंबर पोर्ट को तबाह कर दिया और सियो येहू को मौत के किनारे ला खड़ा किया। चलो पीछे हटो, हम और नहीं लड़ सकते। एंटी फैंग अलायंस की सेना डर से कांप रही थी। उनका लड़ने का जज्बा लगभग खत्म हो चुका था। फैंग गोंग की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। वो चेंबर पोर्ट से भी बंधा नहीं था। फैंग क्लैन का ये फर्स्ट सुप्रीम एल्डर वाकाई इमॉर्टल गु हाउसेस का दुश्मन था। जब से फैंग क्लैन ने वान क्लैन के टॉल पाइन ओएसिस पर हमला किया था, तब से अब तक उसने वाइंडिंग लाइट प्लेटफॉर्म, रेड रिवर व्हील और सियो क्लैन के चैम्बर पोर्ट को तबाह कर दिया था। ये तीनों इमॉर्टल गु हाउसेस रैंक 7 के वो रैंक 8 की लड़ाई की ताकत से मैच कर सकते थे। एक और बचा है। फैंग गोंग हल्का सा मुड़ा। रैंक 7 गु इमॉर्टल्स को नजरअंदाज करते हुए उसने मिरियड एज बिल्डिंग को घूरा। एंटी फैंग अलायंस की सेना के इमॉर्टल गु हाउसेस में से सिर्फ मिरियड एज बिल्डिंग हाई बचा था। मिरियड एज बिल्डिंग एक रैंक 7 इमॉर्टल गु हाउस था जो रैंक 8 से मुकाबला कर सकता था। यह एंटी फैंग अलायंस की सेना का आखिरी सहारा था। अगर ये गिर गया तो फैंग क्लैन को पूरी जीत मिल जाएगी। ये सबसे अहम मोड़ था। बचे हुए गु इमॉर्टल्स भले हाई रैंक 7 एलीट्स हों जिनकी अपनी खासियत हो, लेकिन मिरियड एज बिल्डिंग के बिना उनकी पोजीशन को संभालने के लिए ये लोग एक बेतरतीब भीड़ की तरह होंगे।
फैंग क्लैन के पास 6 इमॉर्टल गू हाउसेज हैं और वो सब रैंक 7 के हैं। हमारी तरफ सिर्फ मिरियड एज बिल्डिंग बचा है। पीछे हटो, पीछे हटो। हेवनली कोर्ट अभी भी कुछ नहीं कर रहा। हाय, वो सच में नाकाबिल हैं। देखो हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल ने फैंग क्लैन को कितना सपोर्ट किया, पूरे 3 इमॉर्टल गू हाउसेज। हेवनली कोर्ट ने क्या दिया? फैंग दी चांग ने एक विजडम पाथ गू इमॉर्टल की स्ट्रैटेजिक काबिलियत दिखाई। इस नाजुक मोड़ पर उसने फैंग क्लैन को अनरैंक 7 गू इमॉर्टल्स का पीछा करना बैंड करने का हुक्म दिया, बल्कि इमॉर्टल गू हाउसेस को मिरियड एज बिल्डिंग को घेरने के लिए कंट्रोल किया। ये देखकर कि फैंग क्लैन पीछा नहीं कर रहा है, वैन क्लैन के गू इमॉर्टल्स के अलावा अलायंस में बाकी सब पागलों की तरह पीछे हट गए। वान सियो और वान हाओ ग्वांग के चेहरे राख जैसे हो गए थे जब वो मिरियड एज बिल्डिंग में पीछे हेट। फैंग क्लैन के 6 इमॉर्टल गू हाउसेज ने मिरियड एज बिल्डिंग को घेर लिया। फैंग क्लैन का चेहरा आराम से था जब वो मिरियड एज बिल्डिंग की तरफ उड़ा। हार मान लो, वैन क्लैन। मेन फैंग क्लैन के नाम पर गारंटी देता हूं कि जब तक तुम हार मान लोगे और अपने कुछ इलाके छोड़ दोगे, मेरा फैंग क्लैन तुमसे तुम्हारा इमॉर्टल गू नहीं मांगेगा, ना ही तुम में से किसी को मारेगा। फैंग गोंग ने कहा। उनकी शर्तें वाकई इतनी नरम थीं। हम जीत गए। फैंग लेंग और फैंग यो पहले ही खुशी से झूमने लगे थे। फैंग क्लैन के इमॉर्टल्स ने फैंग गोंग की हार मानने की शर्तों पर कोई ऐतराज नहीं किया। फैंग क्लैन ने पहले ही इस पर चर्चा कर ली थी, अगर ऐसी स्थिति आए तो वो वैन क्लैन को हार मानने के लिए मनाएंगे। अगर वैन क्लैन हार मान लेता तो यह फैंग क्लैन के लिए बेहद फायदेमंद होता। एक बार जब वैन क्लैन अपनी हार मान लेगा तो फैंग क्लैन शान से वैन क्लैन के कुछ इलाकों पर कब्जा कर सकता था। वैन क्लैन के पास अब दूसरे सुपर फोर्सेस को इकट्ठा करके एक और एंटी फैंग अलायंस बनाने का कोई सही कारण नहीं होगा। नेचुरली वैन क्लैन का हेडक्वार्टर्स और कुछ अहम रिसोर्स पॉइंट्स वैन क्लैन को वापस दे दिए जाएंगे। लेकिन फैंग क्लैन के लिए कुल मिलाकर फायदा नुकसान से कहीं ज्यादा था। लॉर्ड लू वेयन, लगता है फैंग क्लैन जीत गया है। बिल्कुल, बस ये देखो कि उन्हें सपोर्ट कौन कर रहा है। डू रॉकमैन गू इमॉर्टल्स लू वेयन के पास खड़े द इस नज़ारे पर एक गर्व भरी मुस्कान दिखाते हुए। लेकिन लू वेयन चिंतित था क्योंकि उस कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। ये डू हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स अभी भी इतने आराम से हैं, लगता है मामला इतना सीधा नहीं है। हेवनली कोर्ट के जो जोंग शिन और वानजी होंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी उनमें उम्मीद थी। अचानक मिरियड एज बिल्डिंग से एक औरत की आवाज गूंजी। फैंग क्लैन के वंशज वाकई कमाल के हैं, तुम्हारी स्ट्रेटजी भी पूरी है, लेकिन क्या मेरा वैन क्लैन इतनी आसानी से दबने वालों में से है? फैंग क्लैन के इमॉर्टल्स हैरान रह गए। इस अहम मोड़ पर यह अजीब औरत की आवाज ने वैन क्लैन के प्रतिनिधि के रूप में बात की। आखिर वो थी कौन? क्या हेवनली कोर्ट ने दखल दिया था? लेकिन फैंग क्लैन को वानजी होंग के बारे में जानकारी थी और ये उसकी आवाज नहीं थी। फेरी, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? यह फैंग क्लैन और वान क्लैन के बीच की लड़ाई है। फैंग गोंग ने तेवर चढ़ाए, शक से पूछते हुए। हाँ हाँ हाँ। अस रहस्यमयी महिला इमोर्टल ने जोर से हंसी। उसकी आवाज फटी हुई और नागवार थी, लेकिन ये पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई थी। हंसी के साथ ही एक विशाल रैंक 8 की ऑरा फैल गई। जैसे हवा, धूल और फूल बिखर जाते हैं, लोग और युग पहचान से परे बदल जाते हैं। जैसे समय की ठंडी घंटियां टूट जाती हैं, कई युगों के दुख को कोई नहीं मिटा सकता। जैसे ही ये कविता खत्म हुई, आसमान और जमीन अंधेरे में डूब गए। ठंडी, उदास हवा और निराश बादल आसमान में छा गए। कई ली के दायरे के अंदर सभी जीवित प्राणी, दोनों तरफ के गू इमॉर्टल्स सहित, अपने दिमाग पर एक तीव्र दुख का हमला महसूस कर रहे थे। दुख, दुख और सिर्फ दुख। निराशा, मायूसी, उदासी, चिंता, हर तरह की नेगेटिव इमोशंस ने लोगों को आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। उनके दिल में घुटन और बोझ महसूस होने लगा। फैंग क्लैन के 6 इमॉर्टल गू हाउसेस जो मिरियड एज बिल्डिंग को जी हुए अस्थिर हो गए और हिलने लगे, लगभग गिरने ही वाले थे। फैंग दी चांग, जो थॉट एक्सपेलिंग पवेलियन के अंदर था, आधा घुटनों के बाल बैठा था। उसका चेहरा बिगड़ गया था क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत से वैन क्लैन के खौफनाक किलर मूव का सामना कर रहा था। उसके मुंह और नाक से खून रिस रहा था। फैंग गोंग बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया, घबराहट में पीछे हटेते हुए चिल्लाया, तुम वैन गुचू हो? बस कुछ ही पलों में उसके चेहरे पर और झुर्रियां आ गईं। वो तेजी से बूढ़ा हो रहा था क्योंकि उसकी उम्र से लगभग 100 साल खींच लिए गए थे। पीछे हटो, फैंग दी चांग ने बहुत मुश्किल से कहा। फैंग क्लैन के 6 इमॉर्टल गू हाउसेस घबराहट में पीछे हट गए। अलायंस के इमॉर्टल्स जो पहले ही जंग के मैदान के किनारे तक पीछे हट चुके थे, इस नज़ारे पर हक्के बाकी रह गए। वैन गुचू,
क्या ये महिला इमॉर्टल वैन क्लैन के इतिहास की सबसे ताकतवर पीक रैंक 8 नहीं है? जब वो जिंदा थी, वैन क्लैन ने लगभग पूरे वेस्टर्न डेजर्ट पर राज कर लिया था। वो 10,000 साल तक जिंदा रही, मिरियड एज बिल्डिंग उसी ने बनाया था। वो वाकई जिंदा है? सही है, ये बहुत ज्यादा हेवनली कोर्ट की चाल हो सकती है। ये वही होगी। उसका मूव, एवरलास्टिंग सॉरो, इतिहास में मशहूर है। सिर्फ वो जो टाइम पाथ और विजडम पाथ दोनों कल्टिवेट करती है, यूज इस्तेमाल कर सकती है। और सिर्फ वही इस मूव को मिरियड एज बिल्डिंग के जरिए इतनी भयानक हद तक बढ़ा सकती है। इस मूव में पहले से हाई सूडो वेनरेबल लेवल की हवा है। इमॉर्टल्स हिल गए। वैन गु चू ने किलर मूव रोका और अलायंस के गु इमॉर्टल्स से कहा, तुम लोग अभी भी हमला नहीं कर रहे हो? इमॉर्टल्स फौरन समझ गए। वो लड़ाई के नारों के साथ आगे बढ़े। फैंग क्लैन किलर मूव एवरलास्टिंग सॉरो से प्रभावित था। दुख और उदासी की भावनाओं से छुटकारा पाना मुश्किल था। वो अपनी लड़ाई की ताकत का 20% भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे और हार मानकर पीछे हटना पड़ा। मिरियड एज बिल्डिंग की अगुवाई में अलायंस की सेना ने पीछा किया। इमॉर्टल्स ने पहले स्मोक वेव बिल्डिंग को तबाह किया, फिर थॉट एक्सपेलिंग पवेलियन को तबाह किया। थॉट एक्सपेलिंग पवेलियन में मौजूद फैंग दी चांग को बचाने के लिए फैंग गोंग और दूसरे इमॉर्टल्स को मजबूरन कदम उठाना पड़ा। एक जानलेवा लड़ाई के बाद फैंग दी चांग को बचा लिया गया, लेकिन फैंग क्लैन ने इसके लिए एक भयानक कीमत चुकाई। उनका सबसे बेहतरीन इमॉर्टल गू हाउस, फॉलन फ्लावर हॉल, तबाह हो गया। फैंग डोंगशी और फैंग एनले, ये दो एलीट रैंक 7 लड़ाई में शहीद हो गए। आखिर में फैंग क्लैन बचे हुए 3 के सटीग्रास्ट इमॉर्टल गू हाउसेस को लेकर जंग के मैदान से चला गया। चैप्टर एंड।